मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए से आपको समझाऊंगा ये एग्जैक्टली होता क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर you will be able to understand clearly, even crystal clear, what this moment of inertia is. स्टार्ट करते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन, एक तो है मोमेंट, दूसरा इनर्शिया। पहले बात करते हैं इनर्शिया की, उसके बाद मोमेंट पे आते हैं। तो पहले समझते हैं ये इनर्शिया है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं इनर्शिया क्या है। तो देखो, इनर्शिया कहते हैं एबिलिटी टू डू नथिंग, कुछ भी न करने की एबिलिटी, इसका क्या नाम है, इनर्शिया। यूनिवर्स की हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है। किसी का इनर्शिया ज्यादा होता है, किसी का इनर्शिया कम होता है। लेकिन सर इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। यूनिवर्स की हर बॉडी ये हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में जाना नहीं चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। या अगर मैंने इसको मोशन प्रोवाइड कर दिया और ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, तो इट विल ट्राई टू रिमेन इन दैट कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन until and unless I apply some force to stop it. This is what is inertia. अब इसी चीज को पहले एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग समझते हैं, एंड दैट इज, आपने सुना होगा कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट। कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हो। देखो उसमें हम लोग करेंगे क्या, यहां पे देखो आप सब, यहां पे मेरे हाथ में एक ग्लास है और ये एक कार्ड है, ठीक है। मैंने इस कार्ड को इस ग्लास के ऊपर रखा है ऐसे, और मेरे पास एक कॉइन है। इस कॉइन को मैंने प्लेस किया यहां पे इस कार्ड के ऊपर, विजिबल है। तो बहुत सिंपल है, हमने एक ग्लास लिया, एक कार्ड लिया, कार्ड को इसके ऊपर रखा और कॉइन को फिर इस कार्ड के ऊपर रखा। अब हम क्या करेंगे, मैं इस कार्ड को फ्लिक करूंगा, आप देखिए क्या होता है। आई एम गोइंग टू फ्लिक दिस कार्ड एंड यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो सी, देखो मैंने इस कार्ड को फ्लिक किया, तो फ्लिक होने के बाद ये जो कॉइन है, क्या वो बाहर गिरा? नहीं, इट फॉल्स इनसाइड द ग्लास। फिर से देखो एक बार, देखो एक ग्लास है, इसके ऊपर कार्ड रखा आपने और कॉइन को रख दिया यहां पे, और आपको क्या करना है, इस कार्ड को फ्लिक करना है। देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने कार्ड को फ्लिक किया तो ये जो कॉइन था, होना ये चाहिए था लॉजिकली कि कॉइन भी आगे जाता और आगे जाके गिर जाता, लॉजिकली होना ये चाहिए था। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, this coin falls inside the glass. That means this coin tries to remain at rest. वो कार्ड के साथ आगे जाना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं रेस्ट पे रहूं। तो वो रेस्ट पे था, कार्ड नीचे से निकल गया और कॉइन ग्लास के अंदर गिर गया। सो एबिलिटी टू डू नथिंग, एबिलिटी टू रिमेन एट रेस्ट, यूनिवर्स की हर बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है। वो हमेशा अपनी रेस्ट पोजीशन मेंटेन रखना चाहता है, चेंज करना नहीं चाहता। और उसी प्रॉपर्टी, उसी एबिलिटी, उसी टेंडेंसी का नाम इनर्शिया है। क्या आप बात अच्छी तरह समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडी है, इसका मास है 100 kg और एक दूसरी बॉडी जिसका मास है 50 kg। एक 100 kg वाला और एक 50 kg वाला। मैंने एक 10 साल के बच्चे को बुलाया और मैंने बोला इन दोनों बॉडीज को आपको पुश करना है, यानी ये रेस्ट पे है, इनको मोशन में लाना है। अब ये 10 साल का बच्चा इस बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई करता है और इस बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई करता है। अब क्वेश्चन आपसे यह है, मुझे बताइए किस बॉडी को मूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा? ऑब्वियसली 100 kg वाली जो बॉडी है, इसको मूव करने के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ एफर्ट, that is force, is more. Why? Because this body has higher inertia. इस बॉडी का इनर्शिया कैसा है? हायर है।
और इसको मूव करने के लिए एफर्ट कैसा लगा? कम लगा। व्हाई? बिकॉज दिस बॉडी हैज लोअर इनर्शिया। तो इससे एक बात आपको समझ में आ गई, इसका मास ज्यादा था इसलिए फोर्स ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा था। इसका मास कम था, फोर्स कम लगा। क्यों? इसका इनर्शिया लोअर था। तो एक बात सर समझ गए हम, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। ये नहीं समझ में आ रहा है टेंडेंसी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। भाई किसी को आप मोशन दे दो तो वो अपने मोशन में रहना चाहेगा। देखो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो समझो। यहां पे मैंने इस 100 kg वाले 50 kg वाले बॉडी दोनों को लिया और दोनों को सेम स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर से इसको मूव कराया इस डायरेक्शन में। फिर मैंने 50 kg वाले को लिया और उसको भी सेम डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कराया। अब ये दोनों बॉडी 100 वाली और 50 kg वाली दोनों मूव हो रही है सेम स्पीड से। कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे को बुलाया और मैंने कहा भाई तेरे को करना ये है कि इन दोनों बॉडीज को रोक। दे आर मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, स्टॉप दीज टू बॉडीज। अब मुझे आप ये बताइए, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, इसका मास 100 kg, इसका मास 50 kg, किसको रोकने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा? हु विल रिक्वायर द मोर एफर्ट टू स्टॉप? ऑब्वियसली 50 किलोग्राम वाली बॉडी को रोकने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा, बिकॉज इट्स टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर। इट्स टेंडेंसी टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इज more. Why? Because its mass is more, and since its mass is more, its inertia is higher. उसी तरह 50 किलोग्राम वाली बॉडी, इसको रोकने के लिए मुझे एफर्ट कम लगाना। Why? Because its tendency to remain in uniform motion is less. Why? Because its mass is less, and since its mass is less, its inertia is lower. तो हायर मास हायर द इनर्शिया, लोअर मास लोअर द इनर्शिया। तो जिस बॉडी का इनर्शिया हाई होगा, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप ऑल्सो। एंड जिस बॉडी का इनर्शिया कम होगा, लोअर होगा, इट इज इजी टू स्टार्ट एंड इट इज इजी टू स्टॉप ऑल्सो। तो हमने क्या कंक्लूड किया इससे? हमने देखा higher the mass, then higher the inertia, और अगर inertia higher है means the body is difficult to start and difficult to स्टॉप। उसी तरह अगर लोअर द मास, मास कम है तो क्या होगा? लोअर द इनर्शिया, इनर्शिया कम होगा। और अगर इनर्शिया कम है देन सच बॉडीज आर इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। Come to the moment of inertia. Sir, we are studying moment of inertia, not the inertia. So what is moment of inertia? In simple words, inertia, this term is related to linear motion. In moment of inertia, this term is related to rotational motion. फिर से एक बार, inertia ये जो term है, this term is related to linear motion, and moment of inertia, this term is related to rotational motion. आप बोलेंगे सर आपने तो खाली रिलेट कर दिया, मीनिंग समझ में नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी ले लो, मान लो ये पेन, मैंने क्या किया, इस पेन को यहाँ पे फिक्स किया, इसको मैंने यहाँ पे हिंच किया और मैं यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ इसको घुमाने के लिए। व्हाट आई एम डूइंग? आई एम अप्लाइंग टॉर्क टू रोटेट दिस। सो व्हेन आई एम अप्लाइंग टॉर्क टू रोटेट दिस, दिस विल प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस
अरे ये रेस्ट पे था, ये घूमना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं उसको घुमा रहा हूं, तो रोटेशनल मोशन को जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी इस पेन के अंदर है उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिस तरह लीनियर मोशन में इनर्शिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दोनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इनर्शिया भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, बट इनर्शिया इज रिलेटेड टू लीनियर मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। अब एक क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज सर जो इनर्शिया है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों का काम तो सेम है, दोनों ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्म अलग अलग करने की जरूरत क्यों थी? लीनियर मोशन वाले को हमने इनर्शिया नाम दिया, रोटेशनल मोशन वाले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दिया, टर्म अलग अलग करने की जरूरत क्यों थी? अरे दोनों ही इनर्शिया है, दोनों ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मास, है ना। देखो टर्म अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग से लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं अगेन विथ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपके सामने डोर है, क्लास का डोर दिख रहा है और उसका हैंडल भी आपको दिख रहा है। आप देखें यहाँ पे मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ, तो इस डोर को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडल यहाँ पे लगा होता है। आपने देखा होगा जितने भी डोर आपने देखे होंगे सबका हैंडल यहाँ पे होता है। कोई डोर ऐसा देखा जिसका हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से खोल रहे हो, नहीं, हैंडल यहाँ पे होता है। क्यों? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम हैंडल को जितना दूर रखते हैं उतना कम एफर्ट लगता है। अब मुझे इसको खोलना है, तो मैंने इसको प्रेस किया और मैंने इसको यहां से पुश किया, ये आराम से खुल गया। What happened if I open the handle like this and I apply the force over here to open this? Obviously इस कंडीशन में मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। ऑब्वियसली अगर मैं अपने हाथ को और अंदर ले जाऊं और अंदर से उसको ओपन करने का ट्राई करूं डोर को, तो क्या होगा, एफर्ट और ज्यादा लगेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये बात क्लियर है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इसको घुमाने के लिए एफर्ट उतना कम लगेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना अंदर जाऊंगा, जितना अंदर जाऊंगा उतना ही इसको ओपन करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा। ये बात आपके दिमाग में आ गई? ओके, अब हम लोग जरा समझते हैं कि इन दोनों कंडीशंस में हुआ क्या। देखो जो सबसे पहली कंडीशन थी वो ये थी कि ये डोर था और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था और ये हैंडल यहाँ पे था, मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे एफर्ट क्या लगा, लेस। सेकेंड कंडीशन में मैंने फोर्स को यहाँ अप्लाई करने के बजाय यहाँ अंदर अप्लाई किया, तो मेरा एफर्ट क्या हुआ, बढ़ गया, एफर्ट बिकम्स मोर। क्या आपने एक बात गौर किया, अरे इन दोनों कंडीशन में इस पर्टिकुलर डोर का जो मास था, इस पर्टिकुलर डोर का जो मास था वो तो सेम था, मास वॉज कंप्लीटली सेम इन बोथ द कंडीशंस। इन दिस कंडीशन द मास वॉज whatever the mass of the door is, let's say 50 kg. In this condition when I apply the force over here, again the mass is same. सर अगर मास सेम है तो एफर्ट कम ज्यादा क्यों लग रहा है? मास सेम है तो एफर्ट सेम लगना चाहिए, मास बदला नहीं है तो एफर्ट कम ज्यादा क्यों लग रहा है? इससे एक बहुत पंच लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको पता चली कि रोटेशनल मोशन में खाली मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बल्कि वहां पे डिस्टेंस भी कोई चीज होती है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छी तरह आप बात समझे। लीनियर इनर्शिया जो होता है, ये वाला इनर्शिया, लीनियर मोशन, वहां तो मास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। बट रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है, सिर्फ मास का टर्म वहां नहीं है, वहां पे डिस्टेंस भी मैटर करता है। डिस्टेंस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर, और इसीलिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल वाले मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग से लाने की जरूरत पड़ी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, बताइए किस पे डिपेंड करेगा? देयर आर टू टर्म्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिपेंड फर्स्ट टर्म इज मास, मास पे डिपेंड करेगा भाई, मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। और उसी के साथ साथ
ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।